Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today we are going to start our second lecture of Rapid Revision series. In this lecture, we will discuss about endocrine system and musculoskeletal system. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो हमारा वही शुरुआत से रहेगा कि हम कॉमन साइंस सिम्टम देखेंगे, उसके बाद फिर हम डिजीज़ पोर्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम कॉमन साइंस सिम्टम देख लेते हैं कि फटिगनेस, लेथार्जी, ब्रैडिकार्डिया या टैकिकार्डिया में से कोई एक, इंसोम्निया, ब्लड विजन, 3P क्या क्या होते हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। ठीक है, पॉलीयूरिया यानी ज़्यादा यूरिन पास आउट करना, पॉलीडिप्सिया यानी ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, और पॉलीफेगिया मतलब ज़्यादा भूख लगना। ओके, एपेटाइट ज़्यादा हो जाना, डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये इसके कॉमन साइन सिम्टम होते हैं। कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ओके एज, लाइफ स्टाइल, ओबिसिटी, हेरिडिटी, मेटाबॉलिक फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे होते हैं। तो मतलब एक तरीके से रिस्क फैक्टर हो गए हैं सारे। ठीक है, तो ये कॉजेज़ या फिर रिस्क फैक्टर होते हैं। अब हम एक एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएम, डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी कहाँ? बीटा सेल्स में बनता है। ठीक है, इतना हमको पता है। तो ये क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज बीजीएल। बीजीएल क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इंसुलिन लेवल। भाई किसकी वजह से होता है? इंसुलिन लेवल के कम होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल जो बीजीएल, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 to 100 mg पर डीएल होता है फास्टिंग में, और 80 to 150 mg पर डीएल होता है पोस्ट प्रांडल, मतलब कि आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में यदि हम देखें तो 80 to 150, और खाना खाने से पहले यानी फास्टिंग के टाइम पे 70 to 110। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन है डायबिटीज मेलिटस इज डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? मतलब कि इंसुलिन के लेवल की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एक तरीके से जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तो लास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म यानी उसका यूज़ नहीं कर पा रही जो कोई भी सेल है। हमारा जो ब्लड है, ये रहा हमारे पास ब्लड वेसल, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स तक लेके आने का काम होता है इंसुलिन का। अब ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन वो जो ग्लूकोज है उसका सेल यूज़ कर नहीं पा रही है, यानी सेल तो भूखी है, उसके पास खाना भी है, सामने दिख रहा है खाना, बट हम खाना ले नहीं सकते। इतना है क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना लेने वाला जो वेटर है वो नहीं है हमारे पास, मतलब जो इंसुलिन है उसकी कमी है इसलिए। ठीक है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय 3P कौन कौन से होते हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया। ठीक है, ये तीन होते हैं इसमें 3P। फिर हम इसके क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तीन टाइप की इसकी क्लासेस होती है, टाइप 1, 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गैस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, अब टाइप फर्स्ट की बात करें तो इसमें कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। तो जो जेस्टेशनल है उसको तो साइड में रख देते हैं। हम बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में। ठीक है, अब टाइप 1 एंड टाइप 2 में क्या है कि देखो, जो टाइप फर्स्ट है, एक सेकेंड, टाइप जो फर्स्ट है उसमें कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसमें नहीं होता। अब कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। किसका है? टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट का डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। ठीक है, और टाइप सेकंड में बात करें तो एच एच एन एस मतलब हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसिमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। नॉन कीटोनिक सिंड्रोम आ रहा है ना, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। क्या है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसिमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। ठीक है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, अब इंसुलिन नॉट फॉर्म ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इंसुलिन बनता ही नहीं है इधर, और इधर क्या होता है? सफिशिएंटली नहीं बनता। आप समझ में आया कि भाई जो टाइप फर्स्ट है उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन टाइप सेकंड है उसमें थोड़ा बहुत बन रहा है। अब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन और इंसुलिन का रिलेशन होता है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का बॉडी यूज़ करती है तब तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कब होता है भाई? जब बॉडी प्रोटीन का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। प्रोटीन का यूज़ कब करेगी? जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा होगा बिल्कुल भी। ठीक है, और वो कब होगा? जब इंसुलिन होगा ही नहीं। तो जब इंसुलिन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तब क्या होता है? कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन यूज़ करती है। जबकि कीटोन बॉडी बनती कब है? कब नहीं बनती है? जब बॉडी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट का यूज़ करती है। अब इसमें थोड़ा बहुत तो इंसुलिन बन रहा है ना,
तो वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर लेगा। ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ को ही हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो वो कर चुके हैं हम। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, कोई भी कारण हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन हो गया पैनक्रियाज में, अब जो बीटा सेल्स है उसमें वो क्या करेगा, इंसुलिन की सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज हुआ तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, हाइपर मतलब बढ़ना, ग्लाइसीमिया, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज का, और ईमिया मतलब ब्लड के अंदर, तो हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ना। ठीक है। दूसरा, यदि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कम हो जाएगा। ऑब्वियस है भाई, जो सेल है, हम ये क्या करता है, देखो ये हमारे पास ब्लड वेसल होगी, ये हमारी सेल है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है कि यहाँ से ब्लड वेसल से सेल्स तक ग्लूकोज को लेके आता है, तो जितना सेल यूटिलाइज करना होता है उतना सेल यूटिलाइज कर लेती है और बचे हुए को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लाइकोजन का तो लेवल वैसे ही कम हो जाएगा ना। अब ग्लाइकोजन का लेवल कम हुआ तो क्या हो गया, एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा, और एनर्जी लेवल डाउन हुआ तो वेट लॉस होगा और बाकी सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर हो जाएंगे। अब दूसरे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ओके ये थोड़ा ब्लर है ना। सबसे पहला है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मैंने बताया था ना, 3P होते हैं, तो पॉलीयूरिया, डिप्सिया और फैगिया। ठीक है। फटिकनेस आएगी क्योंकि थकान, वही एनर्जी कम है तो थकान आएगी। वीकनेस, ब्लड विजन दिखना कम हो जाएगा। रिकरेंट इन्फेक्शन, क्यों इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, सेप्टिसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। वही बात है कि हमारी एक जगह है जहाँ पे चीनी फैल गई तो चींटियाँ ऑब्वियसली आएंगी ही आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। ये क्या है, इसमें डाइटरी मैनेजमेंट करा जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, एजुकेशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें आता है मेटफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड। ठीक है। इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी हम कर सकते हैं उस पेशेंट का। ठीक है, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है। और पॉलीफेगिया, तीनों हो रहा है इसलिए, तो पॉलीयूरिया हो रहा है ना, ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हैं। ठीक है। इम्पेयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इम्पेयर हो जाएगा क्योंकि भाई हम खाना तो खूब खूब खा रहे हैं लेकिन हमारी सेल्स को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंसुलिन की कमी है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, नॉलेज डेफिशिएट। ओके, क्योंकि भाई मिसकंसेप्शन है डिजीज़ के बारे में और अनफेमिलियर भी है। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज़ इंसाइपिडस। अब इंसाइपिडस में क्या याद रखना है, अभी देखो इसका इंट्रोडक्शन में आपको डीपी याद रखना है। डीपी भी कितनी, 2 2 DP, दो 2D होगा और PV2 होगी। जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी, मतलब डी ए हो गया, दूसरा डी हो गया, पी और पी, तो 2D और पी। ठीक है। तो क्या हो गया, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के भी कौन से लोब में, पोस्टीरियर लोब का डिसऑर्डर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एडीएच की डेफिशिएंसी होती है इसमें, और पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होता है। इंसाइपिडस में पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होता है, मलाइटस में पॉलीयूरिया, डिप्सिया और पॉलीफेगिया, ये तीनों होते हैं। ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन की बात की। अब डेफिनेशन में देखें तो एडीएच आ रहा है, हमने पहले बता दिया था यहाँ पे क्या है, ये एडीएच का डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच की। एडीएच क्या करता है, वाटर मेटाबॉलिज्म। एडीएच कहाँ एक्ट करता है, किडनी में जाके नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। ठीक है। तो अब ये वाटर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म दैट इज कॉज्ड बाय एडीएच डेफिशिएंसी एंड लीड टू 2P। ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको कल भी, कॉज बाय और लीड टू आएगा ही आएगा डेफिनेशन में। तो ठीक है। इटियोलॉजी में नेफ्रोटिक फैक्टर एक अलग से फैक्टर आता है जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी अफेक्ट हुई। अब यदि वो अफेक्ट होगी तो एडीएच का सेक्रेशन कम हो गया। अब यदि उसका सेक्रेशन कम हुआ, एडीएच का सेक्रेशन, तो एडीएच क्या काम करता है भाई, नेफ्रॉन्स में जाके वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यदि वो कम हो गया उसका सेक्रेशन तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। यदि कम हुआ तो ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो पॉलीयूरिया। अब यदि ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है और ब्लड के अंदर कम वाटर रिटेंट कर रहा है, मतलब जो वाटर है वो ब्लड के अंदर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो सीरम ऑस्मोलरिटी है, यानी जो ब्लड के अंदर जो पानी है, प्लाज्मा है, वो कम हो जाएगा। यदि वो कम हुआ तो जो सॉल्यूट है जैसे कि नेट्रीम या सोडियम है, ये सारे बढ़ जाएंगे। और हाइपर नेट्रीमिया हुआ, सोडियम का लेवल बढ़ गया तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। तो ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसको कैसे ले सकते हैं हम कंसेप्ट से कि भाई हाइपर नेट्रीमिया में पॉलीडिप्सिया ही होगा। आप जानते हो ना, हम कभी भी ओशियन का पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। नमक क्या करता है, हमारी प्यास को ज़्यादा बढ़ा देता है ना, तो इसलिए हाइपर नेट्रीमिया। ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 2P हो गए, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। लिथार्जी हो गई, ड्राई स्किन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें देनी पड़ेगी, एडीएच रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ठीक है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ओके, रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड इंटीग्रिटी, स्किन और आएगा इस जगह, ठीक है, स्किन इंटीग्रिटी, ओके, नॉलेज डेफिशिएट और एंजाइटी, इसके डायग्नोसिस बन जाएंगे। तो देखो ये तो जल्दी से हो गया, क्योंकि जो डायबिटीज़ इंसाइपिडेशन है उसके आने के चांसेस भी कम होते हैं, और वो आता है तो 4 या 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसका डिसऑर्डर है, पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है, जिसमें एडीएच की कमी होती है और पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं एडीएच वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होगा, ठीक है। एटियोलॉजी आपको पता लगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे ये जाएगा, मतलब सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से एडीएच का सिक्रेशन कम हुआ, उसका सिक्रेशन कम हुआ तो वो क्या करेगा, किडनी पे जाके एक्ट नहीं कर पाएगा, किडनी में जाके नॉर्मली क्या एक्ट कर रहा था ये, कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा रहा था। अब यदि जा ही नहीं पाएगा, इसका लेवल ही कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन आउटपुट, ठीक है, तो पॉलीयूरिया हो गया। और यदि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हुआ, यानी ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है, तो जो ब्लड है उसके अंदर जो प्लाज्मा का लेवल है वो कम हो जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। अब ऑस्मोलरिटी कम हुई तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, और उसका लेवल बढ़ा तो पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, साइन सिम्टम अपीयर हो गए, ठीक है, साइन सिम्टम ये हमने बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। देखो दोनों है ना सिमिलर लगते हैं, तो इसलिए एक साथ लेके चलते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो क्या होता है भाई, देखो इसको इधर ले आते हैं, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म में बात की जाए तो जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस कम करती है हार्मोन को, थायराइड जो हार्मोन है वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्शन, इसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वो 2 टाइप के होते हैं, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा। क्रेटिनिज्म क्या होता है, थायराइड डेफिशिएंसी एट अ टाइम ऑफ बर्थ, कि भाई जो बर्थ बच्चा जब हुआ है पैदा उसी में ही थायराइड की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम बोलेंगे क्रेटिनिज्म। और मिक्सोडिमा क्या होता है कि भाई एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू में भी होता है, खासकर एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जाए तो वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। वुमेन में कितने टाइम्स ज़्यादा होता है, तो 8 टाइम्स, मतलब एक मैन में होगा और 8 वुमेन में होगा, इतना होता है, ठीक है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्यों है, तो इट इज अकर ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब यहाँ पे ग्लैंड और आएगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, भाई थायराइड का लेवल कम है, पेशेंट थक रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। अब उधर तो थायराइड का लेवल ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब पेशेंट यहाँ तो थक रहा था तो यहाँ क्या करेगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी। इधर पफी फेस होगा, पफी फेस होता है इसका मतलब क्या होगा कि जो फेस है उसमें इडीमा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आँख है वो अंदर की तरफ धस जाएगी, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ चले जाएगी, तो पफी फेस होगा। इसमें क्या होगा, बल्जिंग आए, यानी बाहर की तरफ आई आ जाएंगी, इसमें तो आंखें अंदर की तरफ चल जाएंगी, क्यों जाएंगी, क्योंकि पफी फेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बल्जिंग आए, आंखें बाहर की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इंक्रीज वेट, इसमें क्या होगा, वेट एल्टर्ड, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इरेगुलर मेंसेस होते हैं, और इसमें ओलिगोमेनोरिया, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम होगी, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो कम टाइम का हो जाएगा। और गोइटर भी उसमें हो सकता है आयोडीन की कमी से। मैनेजमेंट देखा जाए तो लिवोथायरोक्सिन, फ्लूइड थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी टू डिक्रीज द वेट, ये सब हम देते हैं, क्यों देते हैं, जिससे कि जो थायराइड का लेवल है वो ठीक हो जाए। या फिर जो अब थायराइड का मेन फंक्शन क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को एक तरीके से बैलेंस करना। अब थायराइड का लेवल कम हो गया तो बीएमआर वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी ना, इसीलिए, ठीक है। अब बीएमआर कम हुई तो पेशेंट एक्टिवली उसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी, वो इधर उधर करेगा, मेरे को मतलब ऐसे बेचैनी टाइप्स हो जाएगी, है ना। तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फैटिगनेस हो जाएगा। इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न बिकॉज ऑफ डिक्रीज वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी उसका कम हो जाएगा, नॉलेज डेफिशिएट और एंजाइटी। यदि इसमें बात करें इसके मेडिकल मैनेजमेंट में, तो हमने क्या किया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इसको हमने एडमिनिस्टर कर दिया। मेथामोजोल और टेपाजोल ये दोनों एंटी थायराइड ड्रग होती हैं जो कि थायराइड के लेवल को कम करती है, ठीक है, वो दे दिया जाएगा। और बीटा ब्लॉकर्स भी दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इनइफेक्टिव कॉपिंग, नॉलेज डेफिसिट और एंजाइटी, ये इसके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गए। तो ये हमने बात की किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब हम दूसरे सिस्टम पे चलेंगे जो कि है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उससे पहले बचे हुए जितने भी टॉपिक है, जैसे कि एक चीज़ और आती है इंसुलिन थेरेपी और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और डायबिटिक डाइट, इन तीनों को आप एक बार पढ़ के जरूर चले जाइएगा। हम आपको जो एक तरीके से पीडीएफ मटेरियल इसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिट के बारे में, जिसका नाम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम या एंड कॉमन कॉजेस, ठीक है। तो पेन,
टेंडरनेस, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज, माइलेज, फैटिगनेस, स्टिफनेस, ये सब कॉमन साइन सिम्टम है। अब पेन क्या होगा भाई, आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां सोच सकते हो? फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में तो यही होती है। अर्थराइटिस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पेन तो होगा ही होगा। पेन हो रहा है तो टेंडरनेस आएगी, स्वेलिंग तो आएगी ना थोड़ी सी, ठीक है। और यदि हम पेन हो रहा है तो क्या चल पाएंगे? फ्रैक्चर वाला इंसान चलता थोड़ी है, तो उसके जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। माइलेज मतलब मसल पेन वो होगा। फटिगनेस, चल नहीं पा रहा तो ऑब्वियस है उसको थोड़ी बहुत देर में थकान हो ही जाएगी। स्टिफनेस भी उसकी बॉडी में आ जाएगी, अकड़न, ठीक है। कॉजेज के बारे में बात की जाए, क्यों होता है फ्रैक्चर? क्यों होता है? गिरने की वजह से, इंजरी की वजह से, ठीक है। तो इंजरी, फॉल, ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब आप सब जानते हैं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दो कार एक साथ आके ठुक गई, ऐसे कुछ। इन्फेक्शन, जो हार्मोनल डेफिशिएंसी है, लो न्यूट्रिशन, तो ये सारे कॉमन कॉजेज हो गए। ये कॉमन कॉजेज और जो कॉमन साइन सिम्टम है, इनका बताने का मेन पर्पज़ यही है कि यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार साइन सिम्टम, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे करें, तो आप कॉमन याद कर लीजिए। एक एक सिस्टम के 12 तो टोटल यूनिट है, और जिसमें से भी 7 या 8 सिस्टम है, तो आप उनको तो आराम से याद कर ही सकते हो, ठीक है। और कॉमन भी लिख के आ जाओगे तो अभी काफ़ी है, क्योंकि एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े बहुत तो अपन को आते हैं फिर, है ना, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो इंट्रो डेफिनेशन को भी एक ही बना के लिख दो, इंट्रो प्लस डेफ, या फिर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ऐसे, है ना, वो भी हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर क्या होता है। अच्छा, फ्रैक्चर को जो जैसे हम कभी फ्रैक्चर का डायग्नोसिस लिखते हैं तो हम सबसे पहले ये साइन लगाते हैं। ये साइन ही होता है फ्रैक्चर का, ये वाला हैशटैग, वो फ्रैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो भाई फ्रैक्चर का मतलब क्या हो गया? बोन का टूटना, मतलब उसकी जो कंटिन्यूटी है उसकी ब्रेक होगी, तो ब्रेक इन अ कंटिन्यूटी ऑफ बोन। फ्रैक्चर का मतलब होता है स्ट्रेस ज़्यादा होना, एब्जॉर्ब कम होना। मतलब कि एक बोन है वो लिमिटेड स्ट्रेस को ही झेल सकती है। मतलब कि 10 lbs का प्रेशर इस बोन पे लगाएंगे तो ये नहीं टूटेगी, लेकिन 11 लगाते ये टूट जाएगी। तो जब स्ट्रेस यानी कि जो पावर है वो ज़्यादा लग जाती है कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी वजह से क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है। एक नाम आता है सर्जिकल फ्रैक्चर, वो होता है फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। मतलब फीमर की जो नेक होती है उसमें फ्रैक्चर हो जाए उसको हम बोलते हैं सर्जिकल फ्रैक्चर, ठीक है। इटियोलॉजी डिस्कस कर ही चुके हैं। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो देखो 5 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉम्बिनेटेड, ओपन और क्लोज। ओके, तो कंप्लीट के बारे में बात करें तो ब्रेक अक्रॉस एंटायर क्रॉस सेक्शन। कंप्लीट का मतलब पूरी हड्डी टूट गई, कि मतलब जो पूरा क्रॉस सेक्शन था बोन का वो टूट गया, डैमेज हो गया, ठीक है। इनकम्प्लीट में उसका कोई पार्ट या फ्रेगमेंट हुआ होगा, ठीक है। ब्रेक अक्रॉस अ पार्ट ऑफ बोन, मतलब कि वो एक बोन थी वो पूरी टूट गई तो कंप्लीट, और आधी आधी टूटी, थोड़ा थोड़ा पार्ट टूटा उसका कुछ, तो इनकम्प्लीट। कम्युनेटेड मतलब सेवरल बोन फ्रेगमेंट प्रोड्यूस, मतलब कि एक बोन थी उसके अलग अलग फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो गए, तो इसको हमने कम्युनेटेड में डाला। ओपन बोन ब्रेक बट स्किन नॉट ट्रियर। ओके, अच्छा इस जगह ओपन नहीं आएगा, ये क्लोज्ड है, ठीक है, और ये है ओपन, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई कि क्लोज वाले में देखा जाए तो बोन ब्रेक बट नॉट टीयर द स्किन। मतलब कि हमारी हड्डी टूटी, मान लो हमारे हाथ की हड्डी टूटी है, ठीक है, हाथ की हड्डी टूट के और बोन के स्किन के अंदर ही रह गई, ठीक है, वो बाहर नहीं आई। मतलब जैसे हड्डी कभी बाहर निकल जाती है ना सीवियर एक्सीडेंट में, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो हो गया क्लोज। और यदि ऐसा इसकी जगह हड्डी टूट के और स्किन को भी फाड़ के टीयर करके बाहर आ गई तो उसको हम बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको पीडीएफ नोट्स में इसको सही करके दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। तो भाई देखो, पेन तो हो ही रहा है ना हमको, हमारी हड्डी टूटी है तो हमको मजे थोड़ी आएंगे, दर्द होगा, तो एक्यूट पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, यदि ये वाली हड्डी टूटी है तो हिला नहीं पाएंगे जो हाथ है उसको, ठीक है। इडीमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज हो सकता है, नमनेस आ सकती है, टेंडरनेस आ सकती है, स्वेलिंग तो होती है, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसका मतलब है उसमें आएगा स्टेराइल ड्रेसिंग, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स हम दे सकते हैं, पेन से रिलीव करवाएंगे, और पेन की वजह से फीवर आ सकता है तो एंटीपायरेटिक्स भी हम देंगे। एक्यूट पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। अच्छा पेशेंट चल थोड़ी पाएगा, उसके दर्द हो रहा है यार, वो कैसे चलेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की रिस्क होगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक वुंड क्रिएट हो गया होगा उसकी वजह से, और वुंड क्रिएट हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। और नॉलेज डेफिशिएट या एंजाइटी जो अभी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये हमने बात की फ्रैक्चर के बारे में। इसमें आपको याद क्या करना है? इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 5 टाइप का होता है: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉम्बिनेटेड, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। पूरी बोन टूटना कंप्लीट फ्रैक्चर, उसके फ्रेगमेंट टूटना या फिर उसका जो एक पार्ट टूटना वो हो गया इनकम्प्लीट। बोन का फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होना कम्युनेटेड, और यदि बोन टूटी और वो स्किन को तोड़ के टीयर करके बाहर आ गई ओपन, और वो अंदर ही रही,
तो उसको हम बोलेंगे क्लोज। ठीक है, तो ये 5 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे होता है। तो देखो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, हमारे कब टूटती है हड्डी, हम नॉर्मल सी बात करें तो हम गिर गए, गिरे तो क्या, प्रेशर ज़्यादा लगा यानी स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज, स्ट्रेस इंक्रीज ऑन बोन। ये मान लो ये वाली हड्डी है, इस पे ऐसे गिर गए तो इस पे जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा आ गया। अब बोन उसको क्या कर पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बोन कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। अब यदि उसको एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। इंजरी का मतलब थोड़ा लग गई हमारे, इंजरी हो गई, और इंजरी की वजह से डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन। ठीक है, तो बोन की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। मान लो एक बार मेरे ऐसे लगी, दूसरी बार भी लगी, तीसरी बार भी लगी, चौथी बार में हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि स्ट्रेस का ज़्यादा हो जाना और एब्जॉर्प्शन का कम होना, इसको ही हम फ्रैक्चर बोलते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। और आपको यदि अच्छे से बड़ी वाली पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है तो वो कंप्लीट नोट्स में है। ये मैंने जस्ट समझाने के पर्पज से करा है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है बोन पे और उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन, बोन की डिसकंटिन्यूटी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब पोरस, पोर्स का फॉर्मेशन हो जाना। ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं, ये है स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन डेंसिटी। बोन किससे बनी होती है, कैल्शियम से। अच्छा, कैल्शियम मतलब काफ़ी सारे होते हैं बट कैल्शियम फॉस्फेट ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो गई, दैट लीड टू दैट लीड बोन ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। अच्छा, यदि बोन की डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो ससेप्टेबल हो जाएगा किससे, फ्रैक्चर से। ठीक है, मतलब फ्रैक्चर के लिए हो सकता है उसमें फ्रैक्चर हो जाए। तो बस इतना ही है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिजल्ट होता है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है किसका, स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन ससेप्टेबल हो जाती है किसके लिए, फ्रैक्चर के लिए। पोरस बोन, अच्छा इसका मतलब होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हो गया, पोरस बोन। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस बोन, ये लिखना है आपको। ठीक है, 3 बोन्स आर मोर अफेक्टेड, 3 बोन ज़्यादा अफेक्टेड होती है। एच वी डब्ल्यू कौन कौन सी, हिप बोन, ठीक है, वर्टिबी कॉलम और रिस्ट बोन। ठीक है, खासकर जो रिस्ट बोन होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, वर्टिबी कॉलम और हिप बोन के भी होते हैं चांसेस। हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो भाई फ्रैक्चर है तो क्या पता फ्रैक्चर ही हो जाए, तो वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। कैल्सिटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल, और ये दोनों हम कैसे पता लगेंगे, ब्लड एक तरीके से टेस्ट के बाद में। ठीक है, बैक पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। अब क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। 2 टाइप का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने देखा था प्राइमरी का मतलब डायरेक्टली किसी कॉज की वजह से। ठीक है, सेकेंडरी मतलब कोई और डिजीज थी या कोई और मेडिसिन थी जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। तो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, अकर ड्यू टू हार्मोन डेफिशिएंसी, कौन से हार्मोन की, एस्ट्रोजन की कमी से या फिर कैल्सिटोनिन की कमी से। ये वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। वुमेन में क्यों होता है कम, वुमेन में इसके चांसेस क्यों होते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो बोन क्या हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उसमें पोरस्ड हो जाएगी वो बोन, और ऑस्टियोपोरोसिस हुआ तो क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी में बात की जाए, इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिसिन और डिजीज, कोई भी डिजीज की वजह से होता है और खासकर मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम होता है मेडिसिनल साइड इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी वैसे देखा जाए तो मेल फीमेल दोनों में बराबर होता है, बट मेल में इसका रेशो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, हमने इसको कैल्सिटोनिन दे दिया, बायोफॉस्फेट दे दिया पेशेंट को, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड दे दिया और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको प्रोवाइड करवा दी। मतलब कैल्सिटोनिन कमी थी वो दे दिया, एस्ट्रोजन कमी थी वो थोड़ा सा एडमिनिस्टर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो डायग्नोसिस में एक्यूट पेन, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज, नॉलेज डेफिशिट और सेल्फ केयर डेफिशिट। ठीक है, एक्यूट पेन तो हो गई, मसल स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, बोन की फ्रेजिल जो बोन है उसकी डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, जॉइंट पेन हो रहा है, ये सारा। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज क्यों होगा, भाई पेन हो रहा है तो वो चल नहीं पाएगा ना, तो इसलिए, या फिर फिजिकल मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सेल्फ केयर डेफिशिट क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो रहा है। अब सेल्फ पेशेंट यदि चल ही नहीं पा रहा तो वो अपना खुद का काम कैसे कर पाएगा, दूसरों पर डिपेंड हो जाएगा, तो सेल्फ केयर डेफिशिट भी ये पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक जो कि है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें हमने 2 डिजीज़ कवर किए जो कि सबसे पहले है फ्रैक्चर जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, दूसरी है ऑस्टियोपोरोसिस। बाकी एक डिजीज़ और आती है अर्थराइटिस, जो कि मतलब जिसके ना तो इतने ज़्यादा चांसेस है ना ही इतने कम है, तो उसको हमने न्यूट्रल में रखा है, उसके आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। और आप सभी को पता है हमारे पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।